मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है कि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं और धर्मवीर सर से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उनके YouTube चैनल पे जा सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है यूनिक वे एक चैनल है, ठीक है, जो कि धर्मवीर सर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सर्च कीजिएगा यूनिक वे बाय DK सिंटू, ठीक है। तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा, या फिर मैं उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से भी जाके उनके चैनल पे जा सकते हैं। और इस चैनल पे आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ स्पेशल तरीके हैं, स्पेशल ट्रिक्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और बिल्कुल यूनिक वे में, यूनिक तरीके से, ठीक है। तो ये सूचना थी, आप लोग कम से कम एक बार इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। कोई भी राय बनाने से पहले आप एक बार इस चैनल पे ज़रूर जाएं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो इस सूचना को यही समाप्त करते हैं और साथ ही हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम लोग उनके बारे में सीखेंगे। चलिए, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये पोलर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। और पोलर फॉर्म जो है एक प्रकार से एक किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट में दर्शाने का एक तरीका है। आज से पहले हम लोग किसी भी पॉइंट्स को जो किसी भी प्लेन पे, किसी भी सतह पे दर्शाते थे, वो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कोई भी अगर प्लेन है वो 2 डायमेंशन होता है, यानी उसका 2 डायमेंशन होता है। तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मतलब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ता है। ये क्या चीज़ें हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें हम लोग इसको मानते थे x एक्सिस और इसको मानते थे y एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हमें मिनिमम 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। चूँकि ये 2 डायमेंशन है तो हमको 2 डायमेंशन चाहिए होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हम एक पॉइंट बोलते हैं कि भाई हमको एक पॉइंट 52 बताओ, ये 52 इस प्लेन में कहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस खींचे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहला हम लोग जाएंगे जैसे कि x पे 5, तो मान के लिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7। जैसे हम कहेंगे 5 और 2 पॉइंट, तो पहला हम लोग ढूंढेंगे x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस। अब यहाँ पे 5 तो बहुत दूर तक हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यानी अभी भी कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ मुझे और चाहिए, तब हम लोग उसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ेंगे, अर्थात y। और y का वैल्यू है, जैसे ही y का वैल्यू 2 आया तो हम लोगों का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिला, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट मिला
यानी एक इस पॉइंट का स्थिति दर्शाने हेतु मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी सतह पर जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे, या यहाँ हो कहीं भी हो, तो सबका एक यूनिक कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी सतह पर किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। यानी दो कोऑर्डिनेट्स जैसे डालें तो वो पॉइंट का स्थिति फिक्स हो गया, भाई ये इस जगह है। जैसे अगर हम कह दें 3 5, तो पहले हम लोग एक्स पे जाएंगे 3 यहाँ पे, तो एक्स बराबर 3 तो ढेर सारा पॉइंट्स होता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। तब हम लोग इसके दूसरे पक्ष की ओर बढ़ेंगे, अर्थात 5 वाई पे 5, इसका मतलब है ये पॉइंट। ठीक है, यानी एक पॉइंट का निश्चित स्थिति दर्शाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये कहा जाता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसी बिंदु को दर्शाने के लिए इसी के ऐसा एक और सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम किसी भी बिंदु को आर थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में लिखते हैं? आर थीटा, जहां आर क्या है और थीटा क्या है? आर है मूल बिंदु से उस दिए गए बिंदु के बीच की दूरी। जैसे मान के लेकर मैं एक बिंदु यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये इस मूल बिंदु से कितना दूरी पे है, और ये जो दूरी है इसी को हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है, जब ये आर मुझे मिल गया, फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बनता है। यानी ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये अब ज़रा देखिए, इसको अगर हम मतलब ऐसे नॉर्मली समझें, जैसे मान चलिए कि हम एक पॉइंट से बोले कि हमको एक पॉइंट चाहिए 20 और 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो 20 है इस पॉइंट से, ओरिजिन से 20 यूनिट के दूरी पे है। अब 20 यूनिट जो है, मान लेकर ये 20 यूनिट तो कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 20 यूनिट है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी इसके इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। हज़ारों बिंदु है 20 यूनिट की दूरी पे। तो एक चीज़ से तो खैर क्लियर नहीं है। फिर हम लोग उसके दूसरे पक्ष पर जाते हैं, क्या? उसका एंगल पे जाते हैं। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि भाई 20 मीटर के दूरी पे, 20 यूनिट के दूरी पर तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो। मतलब अगर ये मान लीजिए अगर 60 डिग्री है, तो अब जो है ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, एक निश्चित पॉइंट हो गया। यानी अब इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हम लोग, हमारे पास यानी किसी एक निश्चित बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग आर थीटा का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर एक पॉइंट, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता था, अर्थात हमारे पास एक्स और वाई होना ज़रूरी होता था। यानी हर एक बिंदु के लिए एक यूनिक एक्स वाई होता था। जस्ट लाइक उसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट को दर्शाने के लिए एक यूनिक आर थीटा होता है। दूसरे शब्दों में समझिए, इसे मान लेकर इस पॉइंट का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम पूछते भाई इसका हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलते कि सर इसको एक्स पे देख लेंगे कितना है और इसको वाई पे देख लेंगे कितना है, तो ये जगह। लेकिन जब हम लोग पोलर सिस्टम में जाएंगे तो पहले देखेंगे भाई ये आर जो है कितना है, यानी ये मूल बिंदु से कितना दूर है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये पता चल जाएगा भाई ये मूल बिंदु से इतना दूर है,
तो हम लोग ये तय करेंगे कि ये इस एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना इसका एंगल बनाता है। तो ये जो हो गया, ये जो यहाँ से आता है ये कहलाएगा आर और ये कहलाएगा थीटा, अर्थात हम लोग इस पॉइंट के लिए एक यूनिक आर थीटा होगा। अब मान लो इस पॉइंट का मैं बात करूँ तो यहाँ से इसको पहले मिला देंगे। ये जो दूरी होगा इस दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, और इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। तो इसका जो है ये भी हो गया। अगर आप इसका r1 थीटा 1 बोलिए तो इसको आप बोलिए r2 थीटा 2। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप पहले ये मेज़र कर लीजिए, मतलब ये जो दूरी है ये r3 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एंगल है ये थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो पहले आप इसको मेज़र कर लीजिए, तो ये इसका r हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल होगा इसका थीटा हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल हम लोग क्या सीखे कि पोलर फॉर्म जो होता है क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट है किसी भी पॉइंट को निरूपित करने के लिए, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए एक फॉर्मेट है जिसमें हम लोग आर और थीटा का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ आर क्या है, आर उस दिए गए बिंदु का मूल बिंदु से दूरी है, जबकि थीटा उस बिंदु का एक्स एक्सिस का साथ जो है वो एंगल बनाता है, वो एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो ये था पोलर फॉर्म, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए पोलर फॉर्म था ये। ठीक है, पोलर फॉर्म यानी कि मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था। अब हम लोग सीखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत कैसे दर्शा देते थे वो तो हम लोग सीख चुके हैं। जो कि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स प्लेन था, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शा चुके थे पहले क्लास में। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस IB। ठीक है, आइए इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन पे इसको लिखते हैं। मान लें कि एक पॉइंट है ये है z AB, इसका ओरिजिन है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो है, अब मेरे पास दो चीज़ चाहिए हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक ये दूरी, ठीक है, यानी ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो दूरी होता है वो चाहिए, और इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मॉडुलस। अर्थात जब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो ये मेरा दूरी हो गया। ठीक है, दूसरा की चीज़ क्या चाहिए हमको, थीटा। अर्थात इस रियल एक्सिस से जो ये लाइन वो जेड जो एंगल बनाती है वो हम लोगों का थीटा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, आर्गुमेंट बोलते थे। हम लोग मॉडुलस भी पढ़ चुके हैं और आर्गुमेंट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम देखिए। अगर ये पॉइंट, ये जो जेड है वो AB है, चलिए इसको अगर हम मिला दिए तो 90 डिग्री होगा, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये होगा A। ठीक है, अगर ये इसको इधर मिला देंगे तो भाई ये होगा B। ठीक है, और इसका मतलब ये भी B होगा। जड़ ये R निकालने आप सीख चुके हैं, आर्गुमेंट भी निकालने सीख चुके हैं। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए उसको देखते हैं। मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है A प्लस IB। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये थीटा है, ये A है और ये R है। ठीक है, अब बताइए क्या हम लोग इस A को
इस आर और थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए, इन ट्रिंगल जेड, इसको आप लिख दीजिए पी, लिख दीजिए जेड पी ओ, इन ट्रिंगल जेड पी ओ में, जेड पी ओ में ये थीटा है। आप लिखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या, लंब बटा सॉरी आधार बटा कर्ण। इस थीटा के लिए आधार क्या है, ए है, अर्थात ए बटा कर्ण, अर्थात ये कर्ण कितना है भाई, आर है। यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, ए बाय आर। अर्थात अगर मैं ए का वैल्यू पूछूं आपको, ए बराबर क्या, तो आप बोलिएगा आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? धन्यवाद। अगेन अगर मैं इसी थीटा के लिए साइन थीटा लूँ, साइन थीटा, ये थीटा रहा, साइन थीटा का क्या फॉर्म होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, बी है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो यही आर है। अर्थात यहाँ से हम लोगों को बी बराबर मिल जाएगा आर साइन थीटा। अर्थात हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो मेरा ए था, ये ए था, ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। और ये जो मेरा बी था, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, यहाँ से हम लोग अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं पोलर फॉर्म में। तो मेरा जो जेड है वो क्या हो जाएगा भाई, पोलर फॉर्म में ए की जगह पे क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, दिखाई दे रहा है ना, प्लस आई, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, तो आर आर दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लीजिए, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यही हम लोगों का पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको एक या दो बार इसका कैलकुलेशन देखिए, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग कुछ किए नहीं है कि जो मेरा जेड था ना, जेड मेरा था ए प्लस आई बी। तो मेरा जो पॉइंट है, इसको हम लोग पहले क्लास में ही इसका रिप्रेजेंटेशन सीख लिए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अर्गेंड प्लेन पे या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो जो मेरा जेड बराबर ए आई बी था, तो यहाँ पे हम लोग इसको निरूपित कर दिए जेड बराबर ए बी है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा ये ए है, ये बी है, हम लोग इस ए और इस थीटा के मदद से थीटा और आर के बीच में हम लोग ए का संबंध बता लिए, उसी से हम लोग बी के अकॉर्डिंग आर और थीटा के बीच में संबंध स्थापित कर लिए। और यहाँ से मेरा ए बराबर निकला आर कॉस थीटा और बी बराबर निकला आर साइन थीटा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए, ए की जगह पे आर कॉस थीटा लिखे और बी की जगह पे आर साइन थीटा लिखे, और मेरा ये जो निकल गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चूँकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको हम लोग को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले
पोलर फॉर्म का मतलब पोलर फॉर्म है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे बार लिख लेता हूँ साइड में। पोलर फॉर्म जो होता है वो होता है z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अर्थात चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि हमको सबसे पहले r चाहिए और थीटा चाहिए। r मतलब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोग निकालने के लिए पहले सीख चुके हैं, और थीटा अर्थात आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है z बराबर 1 प्लस √3i। आप लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही कि हम लोगों का यहाँ से a बराबर 1 आ गया और b बराबर √3 आ गया। दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका r अर्थात मॉडुलस ऑफ ए z। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया √3 का स्क्वायर, अर्थात ये हो गया 4। अर्थात हम लोगों का r का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 2। r का वैल्यू कितना आ गया 2। अब चाहिए मुझे क्या, अब मुझे चाहिए थीटा, यानी लिखते हैं 9। अब थीटा के लिए हम लोग क्या जानते हैं भाई, याद कीजिए, लिखते थे tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता था b/a मॉडुलस। तो b का वैल्यू कितना है √3/1। अर्थात ये जो थीटा है tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा क्या आ जाएगा भाई, √3 का वैल्यू कितना होता है, tan में √3 कितना का मान होता है 60 का, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना हो गया π/3। ये तो पहला स्टेप था। अब यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि ये जो थीटा है वह किस क्वाड्रेंट में है, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। तो ए और बी दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि थीटा, यहाँ लिखते हैं सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हैंस याद कीजिए जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था तो आर्गूमेंट क्या होता था जी, आर्गूमेंट ऑफ ए जेड इज इक्वल टू होता था थीटा, अर्थात ये हो गया π/3। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो उसके लिए था π - थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा - π, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो -थीटा। वो हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। चलिए हम लोगों का आर भी आ गया और आर्गूमेंट भी आ गया। ठीक है, π/3। अब इसको पोलर फॉर्म में लिख दें, इधर ही लिख देते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, मैं ऊपर में पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। अर्थात z बराबर हो गया r sin थीटा, ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू है 2, लिखेंगे 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बचा खुचा जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे आके दूर हो जाएगा। चलिए दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z बराबर -1 प्लस √3। अर्थात a का जो वैल्यू है ये क्या -1 और b का जो वैल्यू है वो है √3। ठीक है, अगर मैं इसका r निकालूं तो चूँकि r में तो कोई बदलाव आना नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, अर्थात इसका r आ गया 2। ठीक है, r तो सेम आना है। अब थीटा का मैं अगर बात करूं, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू b/a मॉडुलस, अर्थात ये हो गया कितना √3/-1, चूँकि मॉडुलस लगा है तो ये √3।
अर्थात थीटा का जो वैल्यू आ गया वो हो गया π/3। लेकिन सवाल यहीं पे आके फंसता है। थीटा का वैल्यू तो π/3 आ गया, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। चूँकि ए जो है वो माइनस में है और बी प्लस में है, तो माइनस और प्लस अर्थात ये किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है भाई? ये सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हेंस आर्गुमेंट ऑफ जेड। जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या होगा भाई? आर्गुमेंट हो जाएगा π-θ, अर्थात π-θ का वैल्यू कितना है? π/3। जिसको आप घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है। अब मेरे पास आर भी है और मेरे पास आर्गुमेंट भी है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे? अर्थात जेड जो है पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। ये है जेड का पोलर फॉर्म। एक बार मैं अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट अगर पहचानने में कुछ दिक्कत हो रही है तो एक बार देख लीजिए इसको। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ। दिखाई दे रहा है ना जी यहाँ? हाँ, यहाँ देखिए। तो अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ ये तो दोनों का ये भी प्लस, इधर ये माइनस और ये प्लस, इसमें ये माइनस और ये भी माइनस, और इसमें ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब ये है प्लस माइनस। और अगर प्लस प्लस रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर माइनस प्लस रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे कि यहाँ पे था माइनस और ये प्लस। अगर माइनस माइनस रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट, जैसा कि यहाँ दिया हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है। और अगर प्लस माइनस रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले बात कि आप क्वाड्रेंट को पहचानना सीख गए। अब ज़रा देखिए, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, अगर इसमें रहा तो उसका आर्गुमेंट थीटा ही हो जाता है। लेकिन अगर ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये π-θ होता है। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? π-θ। अगर यही थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो ये इसका आर्गुमेंट हो जाता है θ-π। ठीक है। और जब यही थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो इसका आर्गुमेंट हो जाता है -θ। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आप डिटेल में जानने के लिए इसका जो पहला वाला वीडियो है, आर्गुमेंट का जो वीडियो होगा, शायद 5वां वीडियो होगा, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है। ये सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में सीखे हैं। ठीक है, कि आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं। तो इस प्रकार आप ये चीज़ें सीख गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी देख लीजिए। ये है -1 -i, अर्थात यहाँ a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -1, जिसका हम बार बार चर्चा कर रहे थे। अर्थात ये थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका r निकाल लेते हैं। r बराबर क्या आ जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा √2। r का वैल्यू तो निकल गया √2। अब हम लोग थीटा का बात करते हैं। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू b/a का मॉडुलस, अर्थात ये क्या हो गया? -1/-1, अर्थात ये 1 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? tan में थीटा का वैल्यू 1 कब आता है भाई? 45 का, अर्थात π/4। अब ये π/4 है, लेकिन ये तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब हमको जानना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो ऊपर आएंगे, देखेंगे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, अर्थात ये थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हेंस
आर्गूमेंट ऑफ जेड, अर्थात आर्गूमेंट का वैल्यू क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा में से जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहता था तो आर्गूमेंट क्या होता था, थीटा माइनस पाई, अर्थात इसका वैल्यू कितना है, ये लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस पाई, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 पाई बाय 4। अब मेरे पास आर्गूमेंट भी आ गया और अब मेरे पास आर भी आ गया, तो अब हम लोग इसका लिख सकते हैं, ध्रुवीय निरूपण कर सकते हैं, देखिए कर देते हैं, ठीक है, आर कॉस -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाय 4, नीचे दिख रहा है ना। चलिए इतना तो आप समझ ही सकते हैं, जब इतना चीज़ करने सीख गए तो इन सारी चीज़ों को भी आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकाल सकते हैं, उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, तो पहले सीख चुके थे, और हम लोग उसका ध्रुवीय निरूपण कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, आज हम लोग उसको भी सीख लिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स को देख लीजिए। आपको देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग और लिखे हैं जो कि या तो प्योरली इमेजिनरी है या फिर प्योरली रियल है। इसका ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आइए अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार सिर्फ याद दिलाने के लिए एक बार फिर से ग्राफ खींच दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये था हम लोगों का रियल एक्सिस, ये था हम लोगों का इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये था मेरा मूल बिंदु ऑरिजिन। बात किए थे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस जो है उस पर मतलब लाइज करेंगे या उस पर अवस्थित होंगे, या फिर अगर कोई प्योरली रियल है तो सिर्फ रियल एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान के लिए पहला है कि -5i, क्या ये -5i, इसका मतलब है कि वो निगेटिव है और प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब है कि इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे, और चूंकि वो निगेटिव है इसका मतलब वो नीचे आएगा। मान लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है यही है 5i, ठीक है। तो पहली बात था, पता तो हम लोगों का कि इसका r क्या होगा। जब r का बात करेंगे तो चूंकि ये जो है यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताए थे जब हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे थे कि अगर प्योरली इमेजिनरी रहे या फिर प्योरली रियल रहे तो जो उसका कॉफिशिएंट रहता है वही उसका मॉडुलस हो जाता है। इसका मतलब इसका मॉडुलस जो है, जो ये 5 था ना, वही इसका मॉडुलस हो जाएगा। इसका मतलब r का वैल्यू 5 ही हो जाएगा। ये चीज़ तो खैर क्लियर हो गया सबके लिए। दूसरा चीज़ कि जो आर्गूमेंट होता था, मान के लिए अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे है, रियल एक्सिस पे है और पॉजिटिव साइड है, तो इसका आर्गूमेंट तो खैर 0 होगा। जब हम लोग इसको आगे बढ़ गए, अर्थात यहाँ अगर कोई पॉइंट यहाँ है, अर्थात प्योरली इमेजिनरी है और पॉजिटिव है, अर्थात पॉजिटिव है तब तो यहाँ होगा, तो ये थीटा कितना भाई, ये गया π/2। अर्थात अगर कोई प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है तो उसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, π/2। अच्छा अगर निगेटिवली रहा, अगर यहाँ रहा तो हम लोग इधर से आते हैं, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, -π/2। अर्थात देखिए आर्गूमेंट को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्योरली इमेजिनरी है, पॉजिटिव रहा तो उसका आर्गूमेंट π/2, निगेटिव रहा तो -π/2। अब प्योरली रियल पे आ जाइए। अगर प्योरली रियल मतलब रियल एक्सिस पे होगा, अगर पॉजिटिव रहा तो उसका आर्गूमेंट 0, और अगर निगेटिव रहा अर्थात यहाँ रहा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। इसका मतलब उसका आर्गूमेंट पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या? एक बार इसको देख लीजिए। ये सिर्फ समझाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आपको ये सारा चीज़ बताया हुआ है, बस चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब सवाल कुछ ऐसा आता है ना तो हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि इसका कैसे होगा, जो कि ये औरों से काफ़ी आसान है। तो इसका जो है मॉडुलस r हो गया, अर्थात 5 हो गया।
अगर मैं थीटा का आर्गूमेंट का बात करता हूँ, आर्गूमेंट ऑफ जेड, चूँकि ये इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी है और नेगेटिव है, इसका मतलब इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, -π/2। अर्थात इसका अगर मैं ध्रुवीय निरूपण करूं तो क्या बोलिएगा, r cos -π/2 प्लस i sin -π/2। कोई दिक्कत? अब इसी को ध्यान में रखते हैं आप इसका बताइए, तो आप इसको मौखिक बता सकते हैं। r यहाँ से दिखाई दे ही रहा है कि ये प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब इसका r 2 हो जाएगा। आर्गूमेंट का अगर मैं बात करूं, चूँकि ये पॉजिटिव है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 cos π/2 प्लस i sin π/2। कोई दिक्कत? अब इसी तरह पे आप इसको बताइए तो ज़रा, बता सकते हैं आप। ये प्योरली रियल है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो आर्गूमेंट है वो 0 निकल जाएगा। तो पहले r देख लेते हैं, r तो 7 हो गया, और आर्गूमेंट लिख लीजिए डायरेक्ट यहाँ, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव है। अभी जस्ट पहले हम लोग डायग्राम बना के देखे थे इसको। अर्थात इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 7 इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस i साइन 0 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ इसको देख लीजिए, ये चौथा था, ये भी प्योरली रियल है बट नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, r तो यही 5 हो जाएगा, मॉडुलस जो है 5 हो जाएगा। और जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ z बराबर ये डायरेक्ट पाई हो जाएगा। ग्राफ अभी जस्ट पहले हम लोग देखे थे। अर्थात जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5 cos पाई प्लस i साइन पाई। मुझे उम्मीद है कि ये पोलर फॉर्म जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, इसके जितने भी टाइप्स हो सकते थे उन सारे टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 करके सीखे। ठीक है, अब ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस आधार पे आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उनसे आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपका सारा सवाल बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट में डालिए। ठीक है, अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कम से कम उन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो कि किसी भी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं, चाहे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो। मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का यूं ही इसी प्रकार सॉल्यूशन देता रहूँगा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।